ये भीड़ देखकर कट्टरपंथी यूनुस की नींद उड़ गई है। सैलाब देखकर जिहादी शफीकुर रहमान टेंशन में है। नारे सुनकर नाहिद इस्लाम के होश उड़ गए हैं। क्राउड देखकर जिहादी जमात बिल में घुस गई है। सड़क पर बना फुटओवर ब्रिज फुल हो चुका है, पैर रखने तक की जगह नहीं है। 300 फीट रोड पर भीड़ इतनी है कि बस रेंग रेंग कर आगे बढ़ रही है। पुलिस लोगों को कंट्रोल करने के लिए लाठियां चला रही है, लेकिन लोग फिर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ढाका की सड़क पर जहां तक नजर जाएगी भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। लोग इतने हैं कि गिने नहीं जा सकते। यह बांग्लादेश में सबसे बड़े बवाल का ट्रेलर है। 300 फीट रोड पर उमड़ी लाखों की इस भीड़ का लीडर है तारिक रहमान। तारिक रहमान कट्टरपंथी बीएनपी का कार्यकारी अध्यक्ष है, जिसकी एंट्री ने बांग्लादेश की पॉलिटिकल पिक्चर एक झटके में बदल दी है। আপনাদের সকলের সামনে আমি বলতে চাই, I have a plan। तारिक रहमान की एंट्री के बाद ढाका की सियासत अब 3 धड़ों में बढ़ चुकी है। एक और नाहिद इस्लाम की एनसीपी है, दूसरी ओर जिहादी जमात की टोली है जिसके पलड़े में यूनुस बैठा है, और तीसरा सबसे स्ट्रॉन्ग धड़ा कट्टरपंथी बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी का है। तारिक रहमान की मौजूदगी के बाद लोगों की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ढाका में अब 2 कट्टरपंथियों की टक्कर होने वाली है और दोनों का खूनी इतिहास सबसे ज्यादा हिंदुओं को डरा रहा है। जमाते इस्लामी वो पार्टी है जिसने 1971 में बांग्लादेश की आजादी का विरोध किया, पाक फौज को सपोर्ट किया। जमात के रजाकारों पर 3 लाख से ज्यादा बांग्लादेशियों के कत्ल का आरोप है। हसीना के तख्ता पलट के बाद हिंदुओं के नरसंहार का आरोप भी जमात पर ही लगता है। बीएनपी भी कुछ कम नहीं है। ये वो पार्टी है जिसके नेता जियाउर रहमान ने फौज के जरिए बांग्लादेश में पहला तख्ता पलट किया, शेख मुजीब समेत उनके परिवार को मौत के घाट उतारा था। हिंदुओं के नरसंहार में इसका रोल भी कम नहीं है। बीएनपी की गिनती भी पाकिस्तान समर्थकों में ही होती है। बांग्लादेश की सत्ता के लिए अब 2 कट्टरपंथी भिड़ने जा रहे हैं, इसलिए आगे ढाका में कुछ भी हो सकता है। आग लग सकती है, खून बह सकता है, लाशें बिछ सकती हैं। यूनुस को चुनाव से पहले भागना भी पड़ सकता है और इसके संकेत आज ही मिल गए। लाल और हरे रंग की जिस बस में तारिक रहमान सवार है, ये मामूली बस नहीं है। ये पूरी तरह बुलेट प्रूफ बस है जिस पर बम गोली का असर नहीं होता। बुलेट प्रूफ बस के चारों ओर पुलिस आर्मी का सिक्योरिटी पहरा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। सड़क पर गुजरती बस के आगे और पीछे आर्मी के वाहन चल रहे हैं। तारिक रहमान को ऐसी सिक्योरिटी दी गई है जैसे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को दी जाती है। इसके पीछे वजह है जमात की जिहादी टोली, जो कभी भी तारिक रहमान को टारगेट कर सकती है, कभी भी हमला कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ढाका में जंग छिड़ जाएगी, खून की नदी बह जाएगी। लोगों को इसी बात का डर सता रहा है, क्योंकि जमात के शफीकुर रहमान की नजर इस वक्त ढाका के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है। वो नहीं चाहता कि चुनाव हो, क्योंकि उसे चुनाव में हार का डर सता रहा है। मोहम्मद यूनुस की नजर इस वक्त ढाका की कुर्सी पर है। वो भी नहीं चाहता है कि फरवरी में चुनाव हो, क्योंकि चुनाव होते ही उसे ढाका से फ्लाइट पकड़नी होगी। नाहिद इस्लाम की पार्टी एनसीपी को नवंबर में ही मान्यता मिली है। चुनाव की तैयारी पूरी नहीं है, ना ही पार्टी के पास पूरे बांग्लादेश में कैडर है। ফ্যাসিবাদী শক্তি এবং তাদের দোসররা দেশে এবং বিদেশে সক্রিয়, তারা চেষ্টা করবে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণকে যেন কণ্ঠকাকীর্ণ করতে পারে, বাধাগ্রস্ত করতে পারে, ভারতপক্ষের নির্বাচনকে বানচাল করতে পারে। অবশ্যই সেটা দুঃস্বপ্ন, আপনারা সেটা সামনে দেখতে পাবেন। যারা এই সমস্ত অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সন্ত্রাসী কায়দায় বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করতে চাইবে, তাদেরকে আমরা সম্মিলিতভাবে সকলকে নিয়ে প্রতিহত করব ইনশাআল্লাহ।
उस्मान हादी के मौत के बाद जमात ने चुनाव ना हो सिर्फ इसलिए ढाका को जला दिया था। इलेक्शन टालने के लिए जिहादी टोली ने सड़क पर उतरकर नरसंहार किया था। जिहादी जमात जब सड़क पर उतरी थी तब यूनुस ने दंगाइयों की इस टोली को फुल सपोर्ट दिया था। हर किसी का मकसद सिर्फ और सिर्फ चुनाव टालना था। यह बात अब पूरे बांग्लादेश को समझ में आ चुकी है। আপনারাই ওসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারা এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন। আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। जमात को लग रहा था कि नरसंहार और दंगों से तारिक रहमान डर जाएगा, ढाका नहीं आएगा और चुनावी मैदान में सबसे बड़ा प्लेयर वो ही रहेगा। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। तारिक रहमान मैदान में उतर चुका है, उसकी कट्टरपंथी टोली भी सड़कों पर निकल चुकी है। अब ढाका में सबसे बड़ा दंगल होगा। আপনাদের সকলের সামনে আমি বলতে চাই, আই হ্যাভ এ প্ল্যান। আমরা দেশে শান্তি চাই, আমরা দেশে শান্তি চাই, আমরা দেশে শান্তি চাই। মার্টিন লুথার কিং নাম শুনেছেন না আপনারা? মার্টিন লুথার কিং, তার একটি বিখ্যাত ডায়লগ আছে, আই হ্যাভ এ ড্রিম। আজ এই বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে আপনাদের সকলের সামনে আমি বলতে চাই, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের একজন সদস্য হিসাবে আপনাদের সামনে আমি বলতে চাই, আই হ্যাভ এ প্ল্যান ফর দ্য পিপল অফ মাই কান্ট্রি, ফর মাই কান্ট্রি। बांग्लादेश इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। एक और जिहादी जमात है, दूसरी ओर कट्टरपंथी बीएनपी। टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लोगों को अभी से लग रहा है कि बांग्लादेश का ये चुनाव इतिहास का सबसे खूनी चुनाव हो सकता है और इसकी वजह है बीएनपी की पॉपुलैरिटी। बैन हो चुकी आवामी लीग के बाद बीएनपी बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी है। अमेरिकी एजेंसी के लेटेस्ट सर्वे में बांग्लादेश की 30% पब्लिक का सपोर्ट बीएनपी को मिला है। बांग्लादेश में बीएनपी के बाद जमात का नंबर आता है, उसे 26% लोगों ने पसंद किया है। हसीना के तख्ता पलट के बाद जन्मी नाहिद इस्लाम की एनसीपी को 6% लोगों का ही सपोर्ट मिला है। जमात को पता है कि तारिक रहमान जब तक मैदान में है, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल है। नाहिद इस्लाम को भी पता है कि बीएनपी की दमदार मौजूदगी उसे सत्ता से दूर कर देगी, लेकिन दोनों इतनी आसानी से तारिक रहमान के लिए मैदान खाली कर देंगे, ये भी संभव नहीं है। जिहादी जमात बीएनपी को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। ओ भाई, ओ दुकाने तो बोला भाई जैसे और इसका ट्रेलर अभी से दिखने लगा है। ये ढाका के मार्ग बाजार इलाके की तस्वीर है। तारिक रहमान की ढाका में एंट्री से ठीक 17 घंटे पहले इस जगह पर बम से हमला हुआ है। कट्टरपंथियों की टोली ने इस इलाके में पेट्रोल बम से अटैक किया, जिसमें सियाम नाम के शख्स की मौत हो गई। ভাই আমি আপনার কিন্তু এটা উপরে কিন্তু আছে আপনার ফ্লাইওভার, এই ফ্লাইওভার উপর থেকে ককটেল বা ককটেল জাতীয় কিছু একটা ফেলা হয়েছে। এই ভদ্রলোক যে মারা গেছেন উনি 22-23 বছর বয়স, নাম হচ্ছে সিয়াম। সে এখানে একটা কার হাউসে মানে কাজ করে, তো সে এখানে চা খাওয়ার জন্য আসছিল। তো পাশেই কিন্তু দোকানদার সহ অন্যান্য অনেক লোকজন ছিল, কিন্তু এটা যেহেতু সরাসরি তার মাথায় হিট করেছে, মাথায় পড়ছে, মাথায় পড়ার কারণে তখন তাৎক্ষণিকভাবে কিন্তু ওই মাথায় বাস্ট হয়ে যায়। বাস্ট হওয়ার পরে এটা আমার মনে হয় বড় ধরনের একটা ইম্প্যাক্ট করে এবং माथा मोटामोटी बोला जाए 2 भागेर मत। कट्टरपंथियों ने दीपू दास के बाद एक और हिंदू युवक अमृत मंडल को मौत के घाट उतार दिया है। अमृत मंडल और सम्राट पर कट्टरपंथियों ने जबरन वसूली का आरोप लगाकर अटैक किया। राजबाड़ी के हुसैन डांगा गांव में उसे पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बांग्लादेश में अब कट्टरपंथी ताकतें 2 बड़े धड़ों में बटी हैं, इसलिए अब और ज्यादा हमले बढ़ेंगे। उसका दूसरा सैंपल देख लीजिए। यह तस्वीर ढाका यूनिवर्सिटी के मधुर कैंटीन की है, जहां जिहादी जमाती कैंटीन में जमकर तोड़फोड़ मचा रहा है। इसे रोकने वाला कोई नहीं है। कैंटीन को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि इसका नाम मधुर है। यही वो कैंटीन है जहां मुक्ति वाहिनी के आंदोलनकारी क्रांति की रणनीति बनाया करते थे। तारिक रहमान की एंट्री के साथ ही छात्र दल के एक कार्यकर्ता को भी जिहादियों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया।
बांग्लादेश में दंगे का दूसरा एपिसोड का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। जमात ने तारिक रहमान को रोकने के लिए अभी से पूरी ताकत लगा दी है। सूत्रों का कहना है कि बीएनपी को रोकने के लिए जमाते इस्लामी और एनसीपी के बीच अलायंस की बात चल रही है। सत्ता की खातिर नाहिद इस्लाम की पार्टी एनसीपी कट्टरपंथी जमात की गोद में बैठने को तैयार हो गई है। 300 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले नाहिद को सिर्फ 30 सीटें दी जा सकती हैं। আশাকে নিয়ে যে আকাঙ্ক্ষা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আমরা মনে করি জনগণের সেই আকাঙ্ক্ষা শতভাগ প্রতিষ্ঠিত হবে তার নেতৃত্বে। গণতন্ত্র ফিরবে, গণতন্ত্র ফিরাতে হবে, ষড়যন্ত্র হটাতে হবে। बांग्लादेश पर इस वक्त सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पहले शेख हसीना बनाम कट्टरपंथियों की जंग चल रही थी, लेकिन अब हसीना के विरोधी खुद आमने सामने हो गए। যে কোনো মূল্যে আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে যাতে মানুষ নিরাপদ থাকতে পারে। আবারও আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আজকে আমাকে এইভাবে বরণ করে নেওয়ার জন্য। আমরা যে শ্রেণীর মানুষ হই, আমরা যে দলেরই রাজনৈতিক দলের সদস্য হই অথবা একজন নির্দলীয় ব্যক্তি হই, আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে যে কোনো মূল্যে আমরা আমাদের এই দেশের শান্তি শৃঙ্খলাকে ধরে রাখতে হবে। যে কোনো মূল্যে যে কোনো বিশৃঙ্খলাকে পরিত্যাগ করতে হবে। যে কোনো মূল্যে আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে যাতে মানুষ নিরাপদ থাকতে পারে। ढाका में आते ही तारिक रहमान शांति की बात कर रहा है, हसीना के खिलाफ बोल रहा है, जिहादी जमात को टारगेट कर रहा है। वो खुद कुछ कम नहीं है। तारिक रहमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, देशद्रोह और भ्रष्टाचार से जुड़े कुल 84 मुकदमे दर्ज हुए थे। 2004 में ढाका ग्रेनेड अटैक में तारिक को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। यह हमला खालिदा जिया की सरकार के वक्त हुआ था, जिसमें शेख हसीना बाल बाल बची थी। इस अटैक में 24 लोगों की मौत हुई थी। हसीना की सत्ता जाते ही कट्टरपंथियों के प्रेशर में यूनुस ने तारिक रहमान से सारे मुकदमे हटा दिए हैं। उम्र कैद की सजा भी रद्द की जा चुकी है। পরবর্তীতে 90 স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এদেশের জনগণ, এদেশের খেটে খাওয়া মানুষ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে ছিনিয়ে এনেছিল, কিন্তু তারপরেও ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি।